सभी को नमस्कार। वोकेशनल एजुकेशन की ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं वोकेशनल टीचर रिटेल मनदीप कुमार, पोस्टेड एट G++ उरलाना कलां पानीपत, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा मेन मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो है 9th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है, जैसा आप देख पा रहे हो इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग, उसके जो फर्स्ट सेशन है बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, उस पे हमने आज का ये वीडियो बनाया है। देखिए, हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस वीडियो की इस सेशन के साथ। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है, यानी उस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य क्या है। आप जैसा देख पा रहे हैं कि भाई आज के टाइम में जो बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग है वो है क्या, यानी उसकी शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि भाई इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा ये है कि भाई जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम उसको क्यों पढ़ें, भाई उसको पढ़ने के बाद हमारा क्या चीज़ हल होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है, कहाँ कहाँ वो चीज़ें काम आने वाली है, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। देखिए, बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, यानी हम शुरुआत करते हैं इसकी सेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ में। भाई इसको वीडियो को बनाने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, इस लेसन को पढ़ने के बाद आप जो चीज़ें सीख पाएंगे वो हैं आपका मीनिंग ऑफ रिटेल, यानी रिटेल का अर्थ क्या है। सेकंड नंबर पे है भाई आप इसका फंक्शन ऑफ रिटेलर, यानी जो रिटेलर होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में आप जान पाओगे। थर्ड नंबर पे है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटेलर। जो एक रिटेलर होता है, यानी जो सामान के बेचने वाला होता है, विक्रेता होता है, उसकी क्या क्या ज़रूरतें होती है, उसको क्या क्या करना चाहिए। नंबर 4 पे रिटेलर्स सर्विसेज टू कस्टमर्स, कि जो हमारा रिटेलर है उसको हमारे ग्राहकों को क्या क्या ऐसी सेवाएं देनी चाहिए जिसकी वजह से या जिसके कारण सारे जितने भी ग्राहक हैं वो बार बार उसी के पास में आए, यानी उसी रिटेलर के पास में आए भी। ऐसा उसको क्या करना चाहिए। देखिए, हम इस लेसन के माध्यम से आपको ये सिखाएंगे कि भी जो बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हैं या फिर जिनको मैं टिक मार्क कर रहा हूँ वो इस सेशन के या इस लेसन के या इस यूनिट के भी बोल सकते हैं आप मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि जिनके माध्यम से हम इस लेसन को कवर करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, हर कोई जानता है कि जब भी रिटेल सेक्टर या रिटेल स्टोर हमारे पास में नहीं थे तब हमारा काम जो है कैसे चलता था। देखिए, हमारी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, वो उनको पूरा करने के लिए हमारे को दूर दूर शहरों में बड़ी बड़ी दुकानों पे जाना पड़ता था, और जिससे हमारा जो समय है, हमारा पैसा है, बहुत बर्बाद होता था। और ये जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं, जो डेली नीड्स हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, वो समय पे पूरी भी नहीं हो पाती थी। अब कारण आप देख पा रहे हो कि भाई जिस चीज़ को ख़रीदने के लिए आप लोगों को शहरों में दूर बड़ी दुकानों पे जाना पड़ता था और वो चीज़ें हमारे को आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से रिटेल सेक्टर ने कदम रखा है या फिर जब से रिटेल सेक्टर आया है, तब से हमारी जो रोज़मर्रा या ज़रूरतों का सारा सामान हमारे को समय पे और हमारे घरों के आसपास और कम खर्चे पे हमारे को अवेलेबल हो गया है, जिससे हमारी जो ज़रूरतें हैं वो आसानी से पूरी होने लगी। अब उसके बाद देखिए, आप लोग भी जो हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई हम सेशन की शुरुआत करते हैं, भाई ऑब्जेक्टिव्स हमने आपको यहाँ बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव बताने के बाद हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन में सिंपल सा है कि भी आपको पता होना चाहिए कि भी हम जो चीज़ पढ़ने चाह रहे हैं कि वो है क्या, भी रिटेल है क्या चीज़। देखिए, हम
आपको बता दें कि रिटेल जो है इट्स अ प्रोसेस इन विच वी आर सेलिंग गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स। यानी कहने का अर्थ है कि जो रिटेल है वो व्यापार करने का एक ऐसा तरीका है या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं को छोटी छोटी मात्रा में ग्राहकों को बेचा जाता है उनकी ज़रूरत के अनुसार। यानी कहने का अर्थ है कि भी जिस भी ग्राहक को जितनी आवश्यकता है वो उसी आधार पर उस सामान को, उस प्रोडक्ट को उसी क्वांटिटी में खरीद लेता है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिटेल सेक्टर की वजह से हमारी पूर्ण होने लगी हैं। पहले क्या था कि भाई आप देखो सुबह घर पे कोई मेहमान आ गया, आपने देखा कि भाई चीनी है, दूध है या बिस्किट्स हैं। अब ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक घर में आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी हो गई हैं। अब ये चीज़ें जब तक रिटेल सेक्टर नहीं था, हमारे घरों के आसपास दुकानें नहीं थी, तो इन चीज़ों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें शहर की तरफ भागना पड़ता था या फिर जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उनकी तरफ, शहरों की तरफ भागना पड़ता था। उससे क्या होता था, हमारा समय भी बहुत बर्बाद होता था, पैसे की भी बर्बादी होती थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें हमारे घरों के आसपास जितने भी प्रोडक्ट हैं ये हमारे को घरों के आसपास ही मिलने शुरू हो गए। और ये सारा जो कारण है वो रिटेल सेक्टर की वजह से है। अब देखिए, अब सुबह कोई भी उठता है, चाय पीनी है, देखा कि भाई दूध खत्म हो गया है। अब दूध कहाँ से लेके आएंगे भाई? पहले क्या होता था भाई, चलो मान लिया जाए किसी आस पड़ोस से हम ले लेते थे, लेकिन अब क्या है, चाय पीनी है भाई, दूध खत्म हो गया है, तो अब भाई जल्दी से आप आसानी से किसी भी शॉप पे जाओ जो आपके घरों के आसपास है, लगभग आपको सभी दुकानों पे मिल ही जाता है आजकल दूध। चीनी है या फिर और खाने पीने की चीज़ें हैं जो हमारे घरों में रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारे रिटेल सेक्टर ने हमारी बहुत मदद की है। अब परिभाषा के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया है, जैसे बताया गया कि भाई ये एक तरीका है। यानी इसमें क्या होता है कि भाई छोटी छोटी जो हमारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाता है। अब जो वस्तुएं हैं उनको छोटी छोटी मात्रा में करके बेचा जाता है एक रिटेलर के द्वारा भाई, ताकि जिसको जितना चाहिए उतना ही मिल जाए। अब इसका मीनिंग देखिए, मीनिंग यानी अगर बात की जाए जो रिटेल फॉर्मेट है वो अंतिम सतर माना गया है बेचने का। यानी इसके बाद जो होती हैं जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो कस्टमर तक या कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। यानी बेचने का जो अंतिम सतर है वो रिटेल को बताया गया है। अब अगर रिटेल से पहले की बात की जाए, उससे पहले आता है आपका होलसेलर। होलसेलर यानी जो आपका थोक विक्रेता है। उससे पहले आता है आपका जो नंबर 1 पे आता है वो आता है आपका मैन्युफैक्चरर। यानी जो उत्पादन करता है। अब शुरुआत मैन्युफैक्चरर से ही होती है। अब सबसे पहले क्या आता है, मैन्युफैक्चरर, उसके बाद आता है आपका होलसेलर, होलसेलर के बाद आपका रिटेलर, और रिटेलर के बाद आता है आपका कस्टमर और कंज्यूमर। अब यहाँ पे 2 प्रश्न उठते हैं, कस्टमर और कंज्यूमर। अब देखो, कस्टमर और कंज्यूमर। अब कस्टमर ऐसा व्यक्ति होता है जो सामान को खरीद के लेके आता है, और जो आपका कंज्यूमर होता है वो उस सामान का उपभोक्ता होता है, यूजर्स होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ रिटेलर। यानी रिटेलर कौन? जो हमारा विक्रेता है, बेचने वाला है, सामान को बेचने वाला है। अब उसके भी कुछ कार्य होते हैं। अब देखो, जो रिटेलर होता है आपका, उसके क्या क्या कार्य होते हैं वो मैंने एक डायग्राम से माध्यम से आपको यहाँ पे
दिखाने को, समझाने का प्रयत्न किया है। देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे लिखा है कि ब्रेकिंग बल्क इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज, यानी रिटेल का आपको पता ही है, जैसा मैंने ऊपर बताया है कि भाई छोटी छोटी मात्रा में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रेकिंग बल्क। बल्क होता है बड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। अब ब्रेकिंग का अर्थ होता है तोड़ना, उसको छोटा करना। इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज़, यानी जो बड़ी मात्रा में सामान हमारे पास आता है। जैसे आपने देखा होगा कि भी जैसे मैं अगर एक छोटा सा रिटेलर हूँ तो मैं क्या करता हूँ, शहर से जाके बड़ी दुकान से मैं एक चीनी की बोरी लेके आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया जाए मैं गांव में उसको लेके आ गया अपने स्टोर पे, अपनी दुकान पे, तो लोग वहाँ से क्या करेंगे, भाई किसी को 1 kg चाहिए, किसी को 2 kg चाहिए, तो वो क्या करेगा, अब उस रिटेलर के पास जाएगा और उससे वो 1 kg या 2 kg की मांग करेगा, उसको लेगा। अब रिटेलर क्या करेगा, अब जो वो बोरी या चीनी का कट्टा जो लेके आया है वो बड़ी दुकान से, बड़े स्टोर से, होलसेलर से, अब उसमें से वो क्या करेगा, अब उसको छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके, जितनी क्वांटिटी आपके कस्टमर को चाहिए है वो उसको थोड़ा थोड़ा करके देता रहेगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया यहीं पे कि ब्रेकिंग बल्क इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज, यानी जो बड़ी मात्रा में हम सामान लेके आते हैं बड़े दुकानदार से, उसको छोटा करके, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस सामान को बेचना। इंफॉर्मेशन। अब एक रिटेलर का फर्ज बनता है कि भी वो एक प्रोडक्ट से संबंधित जितनी भी जानकारी है, चाहे वो प्रोडक्ट के बनने की है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, या फिर प्राइस की बात की जाए, या फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, या फिर उसकी भी जो भी एक प्रोडक्ट से रिगार्डिंग जितनी भी सेवाएं हैं वो सारी ही अपने कस्टमर को बताने का जो कर्तव्य है, फर्ज है, वो एक रिटेलर का बनता है। कभी भी उसको धोखे में ना रखे, यानी जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन एक रिटेलर का फर्ज बनता है कि भाई वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराए। उसके बाद कस्टमर सर्विस। देखिए, जो कस्टमर सर्विस है रिटेल सेक्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सर्विस यानी सेवा और कस्टमर ग्राहक। देखिए, रिटेल सेक्टर में या फिर किसी भी सेक्टर में जो ग्राहक होता है उसको भगवान का दर्जा दिया गया है, उसको भगवान का रूप माना गया है। और सेवा यानी कहने का अर्थ है कि भी हम अपने कस्टमर्स को जितनी बेहतर, जितनी अच्छी सेवाएं प्रदान करेंगे, देंगे, उतने ही हमारे जो कस्टमर हैं वो अट्रैक्ट होंगे, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। किसकी वजह से? ग्राहक सेवा की वजह से, कस्टमर सर्विस की वजह से। उसके बाद आता है आपका फीडबैक। देखो, फीडबैक अबाउट प्रोड्यूसर्स। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे जो सामान के या प्रोडक्ट्स के उत्पादन करता हैं, उनके बारे में फीडबैक देना अपने कस्टमर्स को, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर बात की जाए टाइम यूटिलिटी की, फॉर्म यूटिलिटी की, या फिर प्लेस यूटिलिटी, या फिर ऑनरशिप यूटिलिटी, ये भी आपके फंक्शन ऑफ रिटेलर में ही आते हैं। फॉर्म यूटिलिटी यानी एक प्रोडक्ट जो कस्टमर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए, स्वीकार किया जाए। टाइम यूटिलिटी यानी हम जब भी अपना स्टोर या अपना दुकान जब ओपन करते हैं तो हमें समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भाई उचित समय पे दुकान को खोला जाए और उचित समय पे ही दुकान को क्लोज़ किया जाए, बंद किया जाए। उसके बाद प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी में क्या होता है, भाई आपने अपने स्टोर को ऐसी जगह पे व्यवस्थित करना है, बनाना है, या फिर जगह का जब हम चुनाव करते हैं अपने स्टोर के लिए, तो हमने ऐसी जगह का चुनाव करना है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर जो हैं आसानी से पहुँच सके। क्योंकि जब तक अगर हमारे कस्टमर्स को हमारे स्टोर पे पहुँचने में आसानी नहीं होगी,
तब तक हम अपने स्टोर को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। देखो, ग्राहक, मैंने पहले भी बताया कि भगवान का रूप होता है। अगर हमारे स्टोर पे ग्राहक ही नहीं आएंगे तो हम अपनी स्टोर को कैसे अच्छे से या फिर इजीली कैसे रन कर पाएंगे, वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। देखो, हमने बात की है फंक्शंस ऑफ रिटेलर की, यानी जो हमने रिटेलर यानी एक जो विक्रेता होता है उसके कार्यों का यहाँ वर्णन किया है, या कार्य, रिटेलर के जो कार्य होते हैं उनका हमने यहाँ पे वर्णन किया है। अब हमारा इस लेसन को, इस सेशन को पढ़ने का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि फंक्शंस ऑफ रिटेलर, वो कवर हो जाता है। आइए हम आगे बात करते हैं थर्ड नंबर पे कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए रिटेलर। यहाँ पे बात की हमने रिक्वायरमेंट्स होती हैं ज़रूरतें, और एसेंशियल ज़रूरी ऑफ रिटेलर, यानी किसी भी विक्रेता की क्या क्या ज़रूरी ज़रूरतें होती हैं, उन सब का वर्णन हम जो है एक इस डायग्राम के माध्यम से करेंगे, जो हम यहाँ पे हमने बना रखे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हमने लिए हैं जो हमारे को मदद करेंगे, जो हमारे रिटेलर के बारे में जानने में कि वो क्या क्या चाहता है या फिर उसको क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे आता है यहाँ पे प्लेस। देखो, जगह किसी भी मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। हम अपने स्टोर को व्यवस्थित करने के लिए जब जगह का चुनाव करते हैं, वो हमने इस प्रकार से करना चाहिए कि भी हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स को वहाँ पे अपने स्टोर तक इजीली पहुँचा सकें, या फिर उनको वहाँ पे पहुँचने में कोई दिक्कत ना आए। सेकंड नंबर पे आता है आपका स्टॉक द गुड्स। अब स्टॉक की बात की जाए, स्टॉक का अर्थ होता है भंडारण, वस्तुओं को जमा करना। किस लिए? कहता है कि स्टॉक द गुड्स, भी आपने ऐसी वस्तुओं का भंडारण अपनी दुकान पे, अपने स्टोर पे ज़्यादा करना है जिससे कि कस्टमर की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। यानी कस्टमर कभी भी आपके स्टोर से जो है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यानी जब एक कस्टमर आपकी दुकान पे आता है तो वो हमेशा ये सोच के आता है कि भाई अगर मेरे को जिस प्रोडक्ट की या फिर जिस सामान की ज़रूरत है वो मेरे को आसानी से इस स्टोर पे, इस दुकान पे मिल जाएगा और उसकी ज़रूरतें जो है पूरी हो जाएंगी। अब सेकंड नंबर पे आता है, चलो सेकंड के हमने पढ़ चुके हैं, स्टॉक द गुड्स, यानी ऐसी वस्तुओं का भंडारण हमने अपनी दुकान पे, अपने स्टोर पे ज़्यादा करना है जिनको ग्राहक ज़्यादा मांगते हैं। ठीक है, आगे आता है क्वालिटीज़। अगर गुणवत्ता की बात की जाए, क्वालिटी की बात की जाए, कहता है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड, भी आपने अपने स्टोर पे, अपनी दुकान पे ऐसी वस्तुएं रखनी हैं या बेचनी हैं जिनकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी हो, ताकि कस्टमर जो हैं क्वालिटी के मामले में लेके शिकायत ना करें। आप ऐसे उत्पाद ना रखें अपनी दुकान पे, अपने स्टोर पे, जिससे कि कस्टमर को परेशानी हो और वो आपका नेगेटिव पॉइंट बन जाए। आपने अपने स्टोर के बारे में नेगेटिव इमेज नहीं बनने देनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियली साउंड। फाइनेंशियली साउंड का अर्थ है सिंपल सा कि भाई पैसे से या धन धान्य संपूर्ण होना चाहिए। जो हमारा रिटेलर होता है, देखो सिंपल सी बात है, पैसा जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है सबकी लाइफ में। अब बात की जाए, यहाँ पे बात हो रही है रिटेलर की। देखो, अगर रिटेलर के पास में पैसा नहीं होगा तो वो सामान कहाँ से खरीदेगा, और उसकी दुकान पे सामान या स्टोर पे सामान नहीं होगा तो वो बेचेगा क्या। तो वो फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, उसके पास में पैसे का स्टॉक भी होना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में जो भी प्रॉब्लम्स आएँ या कोई खतरा आए, कोई दिक्कत आए, किसी प्रकार का कोई इशू हो तो वो उससे आसानी से निपट सकता है। अगर वो फाइनेंशियली साउंड है तो, उसके पास में पैसा है तो। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है भी ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या बताया गया है
कि भी ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग। देखिए दो शब्द आते हैं इसमें। ओवर स्टॉकिंग, ओवर स्टॉकिंग होता है ज़रूरत से ज़्यादा भंडारण कर लेना, और अंडर स्टॉकिंग भी जितना हमारे को ज़रूरत है उससे कम भंडारण हम कर पा रहे हैं। यानी कहता है कि भाई हमने अपने स्टोर पे, अपनी दुकान पे ना तो इतना ही ज़्यादा भंडारण करना है वस्तुओं का कि भाई हमारे पास जो है स्टॉक ओवर होता चला जाए, ज़्यादा मात्रा में बच जाए, उसमें फिर कोई ख़राबी आ सकती है, कोई ख़राब हो सकता है, कोई डेट एक्सपायर हो सकती है, ठीक है, या फिर ना बिके तो फिर वो दिक्कत है ही हमारे लिए। उसके बाद कहता है अंडर स्टॉकिंग, भाई आपने अपने पास अपने स्टोर पे जो प्रोडक्ट का स्टोर करना है वो इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि भाई हर बार जो आपके ग्राहक हैं वो बार बार आपसे बिना सामान लिए खाली हाथ वापस चले जाएं, तो ये भी अच्छा नहीं लगता। तो आपने ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग इन दोनों प्रॉब्लम से बचना है, क्योंकि रिटेल सेक्टर में ये जो दोनों कारण हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार हमारे जो लोकल या छोटे जो किराना स्टोर होते हैं वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा मात्रा में आती हैं। क्योंकि कई बार तो क्या होता है कि भी वो ज़्यादा मात्रा में सामान ले आते हैं, उनको सामान बेचने में प्रॉब्लम होती है, या फिर उनका सामान बिकता नहीं है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश जो है उनका सामान जो है स्टॉक जो है वो कम रह जाता है, और जिसकी वजह से उनके जो ग्राहक हैं उनकी दुकान से खाली हाथ जाना वापस शुरू कर देते हैं, और इससे फिर नेगेटिव इमेज बनती है अंडर स्टॉकिंग से कि भाई आदमी ग्राहक जो सोच के जाता है कि भाई उस दुकान से मेरे को सामान जो है मिल जाएगा और वहाँ पे नहीं मिलता है तो फिर उसको थोड़ा सा बुरा लगता है, और इससे एक नेगेटिव इमेज बनती है कि भविष्य में हो सकता है कि भाई वो सोच के आपके पास ना जाए कि भाई वहाँ सामान तो मिलता ही नहीं है, तो मैं क्या सोच के जाऊँ। देखिए अब जो ये पॉइंट्स हैं इनके माध्यम से हमने देखा कि जो रिटेलर होता है उसकी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, उनसे हम रूबरू हुए। ये कुछ एक जो पॉइंट थे हमने यहाँ पे मेंशन किए, यहाँ पे दर्शाए हैं कि भाई जिनकी मदद से एक रिटेलर जो है उसके सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाता है, या जितने भी रिटेलर होते हैं इन सभी पॉइंट्स का अगर ध्यान रखते हैं तो भविष्य में किसी भी प्रकार से किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से फेस कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि भी अगर पहले से ही इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो हो सकता है कि भविष्य में उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम या दिक्कतें आए ही ना। ठीक है, अब देखिए हमारा जो तीसरा ऑब्जेक्टिव था इस सेशन को, इस लेसन को पढ़ने का कि भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटेलर, वो इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से पूरा हो जाता है। अब देखिए इस लेसन के हिसाब से जो अंतिम हमारा पॉइंट है रिटेलर सर्विसेज टू कस्टमर्स। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जो ग्राहक होते हैं उनको भगवान का दर्जा दिया गया है। हमारे जो रिटेलर होते हैं उनको क्या क्या सर्विसेज, सेवाएं, कस्टमर कौन? ग्राहक, यानी हमारे कस्टमर्स को क्या क्या सेवाएं देनी चाहिए कि जिससे वो हमारी तरफ ही आए या फिर हमारे स्टोर की तरफ ही आकर्षित हो। अब देखिए इसका भी मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, एक चित्र बनाया है जिसके माध्यम से आपको समझाया जाएगा कि भाई जो एक रिटेलर है उसको हमारे ग्राहकों को क्या क्या या फिर किस प्रकार की सेवाएं देनी चाहिए। अब देखिए अब इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है कि स्मॉल क्वांटिटीज गुड्स टू बी सोल्ड। कहते हैं सबसे पहली जो सेवा मानी गई है किसी भी कस्टमर के लिए, या फिर हम खुद भी एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि भाई सबसे पहला पॉइंट उठता है वहाँ पे वार्म वेलकम का। यानी स्वागत का। देखो हर कोई सोच के जाता है कि जब भी मैं कोई नई जगह पे या नई जाऊं तो कुछ सोच के जाते हैं भाई मेरा स्वागत जो है अच्छे से होना चाहिए। यानी सबसे पहला जो फर्ज बनता है किसी भी रिटेलर का कि अपने स्टोर पे आए हुए ग्राहक को वेलकम अच्छे से करे।
उसका अच्छा से स्वागत करें, उसको चाय के लिए, पानी के लिए, कोल्ड ड्रिंक के लिए अकॉर्डिंग टू टाइम उसको ऑफ़र किया जाए, उसको अच्छा लगता है, उसको फील अच्छा होता है। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं हम प्रोडक्ट की कि भाई उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दिखाया जाना चाहिए या फिर उसको नंबर ऑफ वैरायटी इतनी दिखाओ कि भाई उसको चूज़ करने में मदद मिले। उसके बाद कहता है कि स्मॉल क्वांटिटीज़ गुड्स टू बी सोल्ड, भाई उसको छोटी छोटी मात्रा में सामान दिखाया जाए, एक कस्टमर की इम्पोर्टेंस को समझा जाए। नेक्स्ट आता है कस्टमर डिमांड। कस्टमर डिमांड यानी देखो सबसे पहले क्या होता है कि भाई हमें अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को पहचानना होगा। कस्टमर डिमांड भी, डिमांड भी हमारे ग्राहक क्या चाहते हैं, वो क्या मांगते हैं, उनको क्या क्या पसंद है, जिस तरह का प्रोडक्ट वो मांगते हैं हम कोशिश करें कि भाई कस्टमर डिमांड से रूबरू हों और उनकी सभी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जाए, उनकी ज़रूरतों को समझा जाए। भाई जब तक हम अपने कस्टमर के बारे में नहीं पहचान पाएंगे तो हम उनकी ज़रूरत का सामान अपने स्टोर पे कैसे रख पाएंगे, और जब तक हमारे पास उनकी ज़रूरत का सामान नहीं होगा तो हम कस्टमर को कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन, देखिए जहाँ तक बात आती है प्रोडक्ट की तो एक रिटेलर का फ़र्ज़ बनता है, उसका प्रथम कर्तव्य बनता है कि भाई वो अपने ग्राहकों को बेचे जाने वाले प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी, नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट उसको ज़रूर दी जाए। उसका हक भी है कि भाई जो भी जानना चाहता है या फिर वो पूछता है तब भी और नहीं पूछता है तब भी उसको सारी जानकारी उस प्रोडक्ट के बारे में उपलब्ध कराओ जो भी नेसेसरी है। उसके बाद रिप्लेसमेंट, देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कस्टमर सर्विस में। अब सबके मन में डर रहता है कि जब भी हम कोई सामान प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है या फिर घर जाने के बाद वो टूट जाता है या ख़राब निकलता है, ठीक है, तो रिप्लेसमेंट फैसिलिटी उस कस्टमर को ज़रूर प्रदान कराएं। और कोशिश कीजिए कि जो हमारे रिलायबल कस्टमर्स हैं उनको तो अवश्य ही कराएं, जो बार बार हमारी दुकान पे आते हैं, हमारे अच्छे ग्राहक हैं, उनको डैमेज या फिर रिप्लेसमेंट फैसिलिटीज़ ज़रूर उपलब्ध कराएं। उसके बाद देखिए डिस्प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिटेल सेक्टर में डिस्प्ले का एक अहम रोल होता है। अब डिस्प्ले में क्या होता है कि भी जब भी हम डिस्प्ले में जो भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो उनको देख के हमारे ग्राहक जो हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हमने अपने डिस्प्ले को इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि भाई बस एक भी ग्राहक हमारी दुकान से बाहर कहीं ना जाए। यानी कोशिश करो कि भी अपने डिस्प्ले को इतना अट्रैक्टिव बना दो कि जो कस्टमर उसको देखे और देखते ही आपके स्टोर पे आने का उसका मन करे कि भाई मैं जब भी कोई सामान इस तरह का खरीदूं तो यहीं से खरीदूं। तो डिस्प्ले इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद जैसे आता है आपका क्रेडिट फैसिलिटी। जब सारी शॉपिंग एक कस्टमर की हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि भी हमारे पास खरीदने के बाद पैसे कम पड़ जाते हैं या पैसे हैं ही नहीं एक समय पे, तो हमने एज ए रिटेलर कोशिश करनी है कि भी हमारे जो अच्छे ग्राहक हैं, जो हमारे रिलायबल कस्टमर्स हैं, उनको हमने क्रेडिट फैसिलिटी भी उपलब्ध करानी है। क्रेडिट होता है उधार, यानी हमने कोशिश करना है कि भाई जो हमारे अच्छे कस्टमर रिलायबल कस्टमर हैं, अगर एक समय पे उनके पास पैसे नहीं हैं तो हमने कोशिश करनी है कि भाई उनको उधार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। या फिर बात की जाए पेमेंट मोड की, भाई हम कोशिश करें कि भाई जिस टाइप से कस्टमर खुश होते हैं पेमेंट के माध्यम से, कि भाई जितनी पेमेंट यानी जिस हिसाब से पेमेंट करना चाहते हैं वो भाई कैश करना चाहते हैं या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू करना चाहते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, या कोई चेक वगैरह देना चाहते हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि भाई
जैसा आसान हो, सहूलियत हो, उसके हिसाब से हमने अपने कस्टमर्स की जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम अपने कस्टमर को सपोर्ट करते हैं किसी भी मामले में हम जब अपने कस्टमर को सपोर्ट करते हैं तो वो कोशिश करता है कि भाई जब भी भविष्य में मेरे को कुछ भी सामान खरीदना हो तो मैं इसी जगह पे या इसी स्टोर से खरीदूंगा, ताकि मेरे को भविष्य में भी इस तरह की सुविधाएं जो है मिलती रहें। अब देखिए, सेवाओं के मामले में और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। गारंटी वारंटी की भी बात आती है। भाई अगर ऊपर से आपके प्रोडक्ट के पास में कोई गारंटी वारंटी है तो वो भी आपने अपने ग्राहकों को उपलब्ध करानी है, ठीक है। और इन पॉइंट्स के माध्यम से आई थिंक सो जो कस्टमर सर्विस है एज ए रिटेलर मेरे ख्याल से पूरी हो जाती हैं। ये जितने भी पॉइंट हैं ये आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप एक रिटेलर हो तो आप अगर इस तरह की सुविधाएं अपने कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड कराते हैं, उनको देते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर जो हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और इससे आपका उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा। देखिए, ये लेसन जो हमने पढ़ा है, ये सेशन जो हमने किया है, ये मेरे ख्याल से बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, यानी जो हमारे बेसिक्स है किसी भी चीज़ के। बेसिक्स क्या होता है? बेसिक्स हमारे आधार होते हैं। अब इस लेसन के या सेशन के माध्यम से ये लेसन हमारा कवर हो जाता है, या फिर जो हमारी यूनिट है इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग या हमारा जो सेशन है बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, वो इस लेसन के माध्यम से कवर हो जाता है। देखिए, अब इस सेशन के अंत में हम इसको थोड़ा सा समराइज करेंगे। अभी हमने जो इस लेसन के माध्यम से हमने स्टार्टिंग में जो बेसिक्स उठाए थे, तो अंत में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि इन बेसिक्स के माध्यम से, जैसे कि आपने देखा कि मीनिंग ऑफ रिटेल, फंक्शन ऑफ रिटेलर, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटेलर, या फिर रिटेलर्स सर्विसेज टू कस्टमर्स। अब ये सारी चीज़ें एक ग्राहक को प्रदान करने के बाद में या फिर एक चीज़ों को समझने के बाद में अंत में हम इतना ही कह सकते हैं कि भाई जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी हमने ये डायग्राम देखे हैं, इन सभी के माध्यम से इस लेसन को कवर करने का प्रयास किया है। और अंत में हम कह सकते हैं कि भी जो हम मेन ऑब्जेक्टिव इस सेशन की शुरुआत में लेके चले थे इस लेसन को समझने का, वो ऑब्जेक्टिव, वो उद्देश्य हमारा इस सेशन, इस लेसन के हिसाब से, इस वीडियो के हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि वो आपका पूरा हो गया होगा। और इस सेशन में जो सबसे अधिक इम्पोर्टेंस रही है वो घूम फिर के दो ही चीज़ों पे आती है, आपका रिटेलर और सेकंड आपका कस्टमर। अगर ये दोनों आपस में अच्छे संबंध बना के रखें तो मेरे ख्याल से आपका जो रिटेल सेक्टर है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। और इस सेशन के अंत में हम इतना ही आपको बता सकते हैं, इतना बता पाए कि भाई जो आपका बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग है वो इस लेसन के माध्यम से पूरा हो गया है। और आज का जो हमने ये वीडियो बनाया है ये ई लर्निंग कंटेंट था, जिसकी वजह से हमने भाई आप देख पा रहे हो कि भाई कोरोना की वजह से या कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, इस वजह से हमने ये वीडियो बनाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि भाई इस सेशन के माध्यम से, इस लेसन के माध्यम से आप अच्छी प्रकार से इसको सीख पाओ। और मैं अंत में मनदीप कुमार, वोकेशनल टीचर रिटेल, मैं BABL का कर्मचारी हूं और अंत में आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि भी इस वीडियो के माध्यम से आप इस सेशन को, इस कंटेंट को अच्छी प्रकार समझ पाए। थैंक यू सो मच।